Okay, good afternoon again. So this is your teacher Dr. Waka. So आज हमारा जो टॉपिक है क्लास नंबर लेक्चर नंबर 13 एंड वी विल बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट नॉर्मल फॉल्ट्स। लास्ट क्लास में हमने थ्रस्ट फॉल्ट्स की बात करी थी। आज हम नॉर्मल फॉल्ट्स की बात करेंगे। तो नॉर्मल फॉल्ट्स अगर आपने पढ़ा होगा ना पहले भी ग्रेजुएशन में, नॉर्मल फॉल्ट्स क्या है जिसमें हैंगिंग वॉल जो है फुटबॉल के कंपैरिजन में नीचे को खिसकती है। ठीक है। अब अनलाइक रिवर्स फॉल्ट में रिवर्स होता है जिसको हम थ्रस्ट फॉल्ट भी कहते हैं। अब क्या है ना, नॉर्मल फॉल्ट्स को स्टडी करते करते हमें ये भी मालूम चला कि एक पर्टिकुलर रेजीम, क्योंकि अगेन फॉल्ट्स एंड फोल्डिंग इट्स अगेन अ प्ले ऑफ स्ट्रेस एंड डेवलपिंग ऑफ स्ट्रेन। तो हमारा नॉर्मल फॉल्ट्स को स्टडी करने में स्केल जो है ऑब्जर्वेशन का वो बड़ा हो जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट क्रस्टल लेवल डिफॉर्मेशन, मतलब क्रस्ट में जो अर्थ के क्रस्ट में होनी है, रॉक से में तो हो ही रही है, रॉक्स के बारे में हम अब हमारा स्केल जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का वो बढ़ चुका है। अब हम क्रिस्टल लेवल की बात करते हैं। तो ये चीज जब क्रिस्टल लेवल पे बात करते हैं तो हमारे रिजीम्स आ जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, थ्रस्ट को हमने कंट्रैक्शनल रिजीम में पढ़ा था, हालांकि एक क्लियर डिमार्केशन नहीं है। जैसे आज की क्लास में आप ये सीखोगे थ्रस्टिंग हमारी एक्सटेंशनल रिजीम में भी हो सकती है। तो अब ये इसीलिए जो है अलग अलग से फॉल्ट्स को समझने के लिए हमने रिजीम को भी समझने की कोशिश करी है कि किस रिजीम में, किस सिनेरियो में किस टाइप के फॉल्ट्स मिलते हैं। हालांकि ये भी हमें नोट करना है कि क्लियर का डिमार्केशन नहीं है। तो उसी के सिलसिले में एक्सटेंशनल फॉल्ट बेसिकली होते क्या है, मतलब अ, बस एक्सटेंशनल फॉल्ट्स या एक्सटेंशनल रिजीम वही है जो हमारी अर्थ क्रस्ट में किसी किस्म की एक्सटेंशन को मतलब बढ़ावा दे। ठीक है ना। अब एक्सटेंशन का स्केल अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का चले जाता है। ठीक है ना। जैसे हमने थ्रस्ट्स में पढ़ा था नैपीज, नैपीज वो होते हैं जिसमें लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हो। वैसे नॉर्मल फॉल्ट में हम या एक्सटेंशन रिजीम में हम एक्सटेंशन देखते हैं। तो कभी कभी अगर हम लार्ज स्केल हम बेसिन या रिफ्टिंग की अगर हम बात करें, रिफ्टिंग में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में एक्सटेंशन चली जाती है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम वैसे ही एक्सटेंशनल फॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन फॉल्ट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सा मैकेनिज्म रहता है जिससे हमारा एक फॉल्ट का सिस्टम बनता है, तो उसमें हम डोमिनो मॉडल पढ़ेंगे। फिर हम लो एंगल फॉल्ट्स और कोर कम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। देन विल टॉक अबाउट रिफ्टिंग। ठीक है। रिफ्टिंग के बाद हाफ क्रेबन्स और अकोमोडेशन जोन्स क्या रहते हैं वो हैं। फिर थोड़े से मॉडलिंग, मतलब किस सिस्टम में, किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में जो है और किस वजह से फॉल्टिंग होती है, तो उसमें प्योर एंड सिंपल शेयर मॉडल्स भी वो भी हम देखेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पैसिव मार्जिन्स और ओशियानिक रिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर ओरोजेनिक एक्सटेंशन एंड ओरोजेनिक कोलैप्स है। ओरोजेनी होता है माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है। फिर पोस्ट ओरोजेनिक एक्सटेंशन के बारे में और लास्ट में हम समरी करेंगे। ठीक है ना। ये सब टर्म्स के बारे में, ये सब फिनोमिनन के बारे में आप आज लोग कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। और मैं जैसे बात कर रहा था एक्सटेंशनल फॉल्ट्स की या एक्सटेंशनल रिजीम की। ठीक है ना। अब एक्सटेंशन क्या होता है, बेसिकली एक्सटेंशन अगर कुछ नहीं है कि अगर दो पॉइंट्स हमारी अर्थ के सरफेस पे, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन हो रही है। बट आप कहोगे सर ऐसा तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में भी होता है, तो उसमें भी तो दो पॉइंट्स में डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो फिर वो एक्सटेंशन रिजीम में क्यों नहीं आता है? तो इसका आंसर ये है कि एक्सटेंशनल रिजीम में हम एक्चुअली क्या देखते हैं कि जो पॉइंट है ना वो होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट। ठीक है। एक्सटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि उस स्ट्राइक है उस फॉल्ट उसकी परपेंडिकुलर जो है एक्सटेंशन होनी, ताकि हम उसकी इवेलुएट कर पाए ट्रू एक्सटेंशन क्या है। ठीक है ना। और ये कौन सी वाली एक्सटेंशन होगी, यही प्रिंसिपल एक्सटेंशन डायरेक्शन रहेगी एक डिप स्लिप फॉल्ट में। किसमें? एक्सटेंशनल रिजीम में। अब इसी डिप स्लिप फॉल्ट में अगर शॉर्टनिंग हो रही है देन इट इज अ कंट्रैक्शनल रिजीम। समझे आप? एक्सटेंशनल फॉल्ट में प्रिंसिपल एक्सटेंशन डायरेक्शन होती है और कंट्रैक्शनल रिजीम में शॉर्टनिंग डायरेक्शन रहती है। वो डिप स्लिप, स्लिप एक ही है डिप के अलोंग। ठीक है। अब अगर स्ट्राइक के अलोंग स्लिप हुआ तो हमारा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, तो उसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आता है लेंथ में। तो तीनों कैटेगरीज को आपको समझ में आ गया, कंट्रैक्शनल, एक्सटेंशनल एंड स्ट्राइक स्लिप। ठीक है। तो अभी हम एक्सटेंशन फॉल्ट में स्मॉलर फॉल्ट्स भी रहते हैं, बड़े बड़े स्केल के भी नहीं होंगे। सामने आपके एग्जांपल राइट साइड में जो फिगर है ये एक है कि
एक्सटेंशनल रेजिम में जो है स्मॉलर फॉल्ट्स भी बन सकते हैं या रिवर्स फॉल्ट्स भी बन सकते हैं। आप बी और सी और डी फिगर को आप देख लो, बी में एक छोटा सा नॉर्मल फॉल्ट बन रहा है ए, और सी में बाद में उस फॉल्ट की रोटेशन हो रही है, वो ऐसे रोटेट हो गया कि अब हमें वो रिवर्स फॉल्ट की तरह उसकी डेफिनेशन आ रही है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है ना। एक ये, और दूसरा लेफ्ट साइड पे फिगर देख लो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है फॉल्ट्स में, डिप, ठीक है ना। फॉल्ट की डिप जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ पे देख लो ए फिगर में, यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री की डिप है, मतलब पूरा वो हो रहा है, और सी में आप देखो हॉरिजॉन्टल डिप है, ठीक है। तो जो बी है वो इन दोनों का मिक्सचर है। वर्टिकल फॉल्ट में कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, कोई शॉर्टनिंग नहीं होगी क्रस्ट की, ठीक है। जैसे वर्टिकल फॉल्ट्स में क्या, जैसे पियानो की कीज दबती है, कीज ऊपर नीचे दब रही है, बट ओवरऑल जो पियानो का लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सो यू कैन रिलेट वर्टिकल फॉल्ट विद नो एक्सटेंशन और शॉर्टनिंग बेस्ड अपॉन दिस एग्जांपल, आप जहन में बिठा लो, ठीक है। फिर एक्सटेंशनल फॉल्ट का क्या है ना, ऐसा सोचा गया है कि एक्सटेंशन, आप इसी फिगर में देख लो कि बी वाली जो है फिगर वो दोनों का मिक्स है, और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है उसमें कोई एक्सटेंशनल या कंट्रैक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना। फिर एक्सटेंशनल फॉल्ट्स का हमें यूजुअली ये माना जाता है कि वो इनिशिएट तब होते हैं जब डिप्स में 60 डिग्री से ज्यादा, मतलब जब 60 डिग्री की डिप होगी तो हमारी नॉर्मल फॉल्टिंग या एक्सटेंशनल फॉल्टिंग जो है वो इनिशिएट होती है। अब ये कैसे होती है, ये क्योंकि हमारी, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा कि रॉक्स के अंदर एनाइसोट्रोपी रहती है, तो जो रीएक्टिवेटेड जॉइंट्स हैं, जो पहले की प्रेजेंट हैं जॉइंट्स, वो रीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो उनके अलोंग जो है फॉल्टिंग होना चालू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट्स बनते हैं ना, ये थ्रस्ट फॉल्ट की रीएक्टिवेशन के कारण बनते हैं, ठीक है। और कुछ लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट जो रहते हैं ना, वो रोटेशन, जो मैंने आपको पहले ये बताया राइट साइड में जो आपकी ये फिगर है, रोटेशन के कारण भी जो है हमें लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट्स जो है बनते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सटेंशन फॉल्ट को हम मानते थे कि जिनकी डिप्स 60 डिग्री से ज्यादा है वही, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेचर में हमारे पास लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट्स भी मिलते हैं, और उनके सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। या तो वो थ्रस्ट फॉल्ट की रिएक्टिवेशन से बनेंगे, नंबर टू आपकी रोटेशन से भी बन सकते हैं, जिसमें इनिशियली हाई एंगल है बट बाद में वो रोटेट होकर लो एंगल बन चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगला आपका देखते हैं फॉल्ट सिस्टम्स के बारे में, ठीक है ना। फॉल्ट सिस्टम में कुछ नहीं है, फॉल्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ना एक मॉडल बना गया हुआ था। तो ये मॉडल था नहीं, बनाया गया है, जिसको हम रिजिड डोमिनो मॉडल कहते हैं। तो ये मॉडल क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि रिजिड fault blocks that rotate simultaneously in a uniform sense। आपके सामने फिगर्स हैं, आप देख सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़ें रिजिड डोमिनो मॉडल के, जो आपके सामने राइट साइड पे हैं, इसमें नंबर वन इज नो ब्लॉक इंटरनल स्ट्रेन। आप ये देख लो कि इंडिविजुअली जो ब्लॉक है, इसका हम ये एज्यूम करते हैं इसमें इंटरनल स्ट्रेन कुछ नहीं है, बस बाहर से ही है, अंदरूनी इनमें कोई दबाव नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई किसी किस्म के प्रेशर के अंडर नहीं है, ठीक है। नंबर टू पॉइंट रहता है रिजिड डोमिनो मॉडल का, जो फॉल्ट है और लेयर्स है वो साइमल्टेनियसली रोटेट करेंगी सेम रेट के ऊपर, ठीक। नंबर थ्री, फॉल्ट्स एंड अप विद द सेम ऑफसेट विच इज कांस्टेंट अलोंग द फॉल्ट्स। ऑफसेट हो गया वही खिसकना, कितना खिसक रहा है। फिर नंबर फोर है ऑल फॉल्ट्स हैव सेम डिप, मतलब पैरेलल डिप के हैं। फॉल्ट्स हैव इक्वल ऑफसेट, जैसा हमने बात किया। और लेयर्स एंड फॉल्ट्स आर प्लेनर, प्लेनर फीचर्स हैं। और ऑल ब्लॉक्स रोटेट एट द सेम टाइम एंड रेट। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिज डोमिनो मॉडल के। रिज डोमिनो मॉडल कुछ नहीं, जैसे आप इमेजिन करो किताबों का स्टैक होता है लाइब्रेरी के अंदर या आपके बुक शेल्फ के अंदर, ठीक है ना। वो एक तरफ से कैसे टिल्ट किया हुआ था, अगर एक तरफ से आप धक्का लगाओ वो कैसे टेढ़ा हो जाएगा, और थोड़ी थोड़ी सी मूवमेंट होगी हर एक किताब के अलावा। बस उसी चीज को आपने जो है इमेजिन करके वो देखना। अब राइट साइड में आप लेफ्ट साइड पे ए फिगर देखो, इलस्ट्रेशन है कि डोमिनो स्टाइल कैसे बन रहा है। यहाँ पे आप देखो 60 डिग्री के एंगल पे बाद में इसका एंगल कम हो गया, तो हमारी फॉल्टिंग का सीक्वेंस कैसा बना, ठीक है ना। अब ऐसे नीचे नीचे वाली फिगर है आपकी लेफ्ट साइड में, बॉटम वाली ए बी सी, ये अलग अलग तरीके से, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस फिगर को। तो अब ये डोमिनो मॉडल हमारा देखो ना, जैसे अपर क्रस्ट में जो है हम बात करते हैं रिफ्टिंग की, जब से रिफ्टिंग की क्रॉस सेक्शन ली ना, तो उसके अंदर साइंटिस्ट को ये पता चला कि रिफ्टिंग का जो पोर्शन है ये एक सीरीज ऑफ रोटेटेड फॉल्ट्स दिखा रहा है, और वो किस तरीके से अरेंज है, जैसे आपके सामने ये डोमिनो मॉडल की
बॉटम वाली फिगर रखो आप, ऐसे ऐसे इस किस्म से एक डोमिनो ब्रिक्स, जो आपने देखा होगा गेम होती है, एक साउथ साउथ एशियन कंट्रीज में खेली जाती है ज्यादातर, डोमिनो छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं, तो गेम के यूज में उसी का नाम लेके गया हुआ है डोमिनो। तो मैं क्या कह रहा था, रिफ्टेड पोर्शन शोज सीरीज ऑफ रोटेटेड फॉल्ट्स अरेंज्ड इन मोर और लेस लाइक डोमिनो ब्रिक्स और ओवरटर्न बुक्स। इससे हम इसको बुक शेल्फ टेक्टोनिक्स भी कभी कभी नाम देते हैं, ठीक है ना। फिर अब कुछ चैलेंजेस हैं, ये तो बात समझ में आ गई, हाँ भाई रिजिड डोमिनो वगैरह या ओवरटर्न बुक शेल्फ ये ठीक है, बट इजी टू समझने में तो आसान है, बट रियल टाइम सिनेरियो या जियोलॉजिकली जो रियलिस्टिक सिचुएशंस हैं वहां पे इसको फिट करने में थोड़ी सी चैलेंजेस आती हैं। देखो कौन कौन सी, नंबर वन तो है बाउंड्री कंडीशंस और कंपैटिबिलिटी बाय सराउंडिंग्स। हमने तो ऐसे बोल दिया कि अलग अलग किताबें हैं, बट रॉक के चंक्स ऐसा बिहेव करना बहुत मुश्किल रहता है। और दूसरा, कोई गैप या कोई वॉइड इसमें नहीं होना चाहिए, वो अनएक्सेप्टेबल है नेचर में, ऐसा कोई गैप या वॉइड, एक रॉक इधर होगी फिर होगी नहीं फिर दूसरे में होना, ये बहुत मुश्किल है। तो अब चैलेंज क्या है कि आप इस डोमिनो सिस्टम का एंड देख लो, ठीक है, शुरू तो हो गया, आपने हाथ से देखा, अब नेचर में जो है हाउ वुड इट स्टार्ट, मतलब इसकी एंड कैसा होगा। तो इस एंड की प्रॉब्लम को है, इसको बहुत ही स्मार्टली तरीके से ऐसे रिजॉल्व किया, आपने इस फिगर में देखा होगा राइट साइड पे एक लिस्ट्रिक फॉल्ट है। लिस्ट्रिक फॉल्ट हमने पहले पढ़ा था, विच हैज अ कर्व्ड फॉल्ट प्लेन, कर्वेचर वाला फॉल्ट जो होता है उसे लिस्ट्रिक फॉल्ट कहते हैं। तो ये एक अप्रोप्रिएट हमने बाउंड्री प्रॉब्लम की कि चलो बीच में तो ऐसा हो रहा है, मगर हदें जब हमने डिफाइन करनी थी ना, तो उसमें वो चैलेंजेस आ रहा था, तो हदों को डिफाइन करने में हमने लिस्ट्रिक फॉल्ट फिट कर दिया, ठीक है। अब दूसरी कंपैटिबिलिटी आती है इसका बॉटम सबट्रेट। अब किताबें तो चलो किताब के बीच में और नीचे टेबल पे या बुक शेल्फ के ऊपर आपने देखा होगा कि वो खिसक सकती हैं, बट नेचर में ऐसा होना कैसे होगा, तो उस प्रॉब्लम को हमने बोला है कि नीचे जो सबस्ट्रेट की जगह एक मोबाइल मीडियम है, या तो क्ले की रॉक होगी या सॉल्ट की रॉक होगी, जो कि इनकॉम्पिटेंट रॉक्स है, मतलब डक्टाइल किस्म की रॉक्स है, ठीक है। तो उस वजह से ये चीज हमने ये दो पॉइंट्स, ये चैलेंजेस ओवरकम करे। फिर आपका ये सवाल होना चाहिए सर नेचर में ऐसा बनता क्यों है, ये डोमिनोज व्हाई डू दे फॉर्म एट द फर्स्ट प्लेस, ऐसा बनने की जरूरत ही क्या है। देखो अब इसमें एक चीज है, एक्सटेंशन जो है ना दो किस्म की होएगी, या तो सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिक। जब आपकी सिमेट्रिक एक्सटेंशन होती है ना, वहां पे आपका टिपिकल हॉस्ट एंड ग्रैबन्स बनेंगे, ठीक है ना, वो वाला सिस्टम बनेगा। तो जो डोमिनो सिस्टम है ना, इसको हम एसिमेट्रिक टाइप कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें वीक लेयर का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। जो अभी हम बात कर रहे थे चैलेंजेस की, बेसमेंट पे एक वीक लेयर होना चाहिए कि जो अलाउ करे ऊपर वाले ब्लॉक्स को आराम से खिसकना, ठीक है, जो उस स्ट्रेन को या उसके कारण जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना। तो इसी वजह से बस यही वजह है। और दूसरा एक वजह, एक क्या मैंने पॉइंट बोला, प्रेजेंस ऑफ वीकर लो एंगल लेयर, और दूसरा क्या है, वो किसी एंगल पे, ऐसे जैसे यहाँ पे सामने एग्जांपल है, आपने देखा होगा ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स है, हमेशा ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी अगर टिल्टेड भी होती है। तो डोमिनो सिस्टम हमारा बनेगा कहाँ पे, वीक लो एंगल लेयर पे, थोड़ी सी स्लांटिंग होगी वहां पे। तो जो डिप है, डिपिंग लेयर की, वो इंपॉर्टेंट है एक डोमिनो किस्म के मॉडल को ट्रिगर करने के लिए, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या होता है, मल्टीपल फॉल्ट सेट्स भी बनते हैं, जैसे आपने इसमें फिगर में देखा होगा, नीचे पहले ब्लू कलर की लाइन से फॉल्ट्स हैं, फिर रेड कलर की लाइन के फॉल्ट्स हैं, ठीक है ना। तो एक खाली इतनी सी कहानी नहीं है कि मतलब डोमिनो बनना खिसकना शुरू हो गए तो बस, बाद में क्या होता है कि इसके नए सेट्स ऑफ फॉल्ट भी बनते हैं, क्यों, अगर आपकी एक्सटेंशन और बढ़ रही है, हाई एक्सटेंशन हो रही है, तो ऑलरेडी जो फॉल्ट्स बने हुए हैं उसके बाद नए फॉल्ट्स बनना भी चालू हो जाएंगे, तो उसके कारण क्या होता है, फॉल्ट का जो पैटर्न है ना वो बहुत कम्प्लेक्स होने लगेगा। तो अब ये क्यों होता है, जैसे कि एक्सटेंशन ज्यादा होने लगी, अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि शेयर स्ट्रेस जो पहले वाले फॉल्ट्स के हैं ना, अलोंग है ना, वो डिक्रीज हो जाएगा, इतना डिक्रीज हो जाएगा क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस उस डिफॉर्मिंग रॉक से। तो वो क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस उस डिफॉर्मेड रॉक का वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पे और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपका आता है फ्रिक्शन एंड ऑल। अब जो नए फॉल्ट्स है ना, वो माना गया है ये कि 20 से 45 डिग्री रोटेट करते हैं, अगर मतलब जिस फॉल्ट में 60 डिग्री इनिशियल डिप होती है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि डोमिनो फॉल्ट में एक फॉल्ट जो है एक्सपेक्टेड, हम ये कहते हैं कि वो रोटेट हो सकता है 40 से 15 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि 20 से 45 डिग्री की रोटेशन हो सकती है। अब अगर 60 डिग्री का कोई फॉल्ट है
उसमें 20 से 45 डिग्री का आप रख लो तो वो 60 डिग्री 40 से 15 डिग्री तक रोटेट हो सकता है। फिर क्या होता है कि जो ओरिजिनली की जो डोमिनो फॉल्ट बने हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे और नए फॉल्ट बनेंगे और अब एक्सटेंशन जो है नए फॉल्ट के अंदर जाने लगेगी जितना भी स्ट्रेस है। ठीक है, ये आपका था डोमिनो सिस्टम। फिर इसके बाद बनते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे लो एंगल फॉल्ट्स या कोर कम्प्लेक्सेस। लो एंगल फॉल्ट्स के बारे में अभी हमने पहले भी बात करी थी। तो लो एंगल फॉल्ट्स क्या है, इसमें आपने देखा होगा कि जहां पे सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट हो फोल्ड और थ्रस्ट बेल्ट्स में एक्सक्लूसिवली यहाँ पे इनको मैप किया जाता था। तो पहले हम यहाँ सोचते थे कि ये कंट्रैक्शनल रेजिम में ही बनेंगे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये भी हमारा एक ट्रेडिशनल व्यू होता था कि नॉर्मल फॉल्ट्स जो है वो हाई एंगल स्ट्रक्चर्स रहेंगे जिनकी डिप्स जो है अराउंड 60 डिग्री होगी। ठीक है, ये हमारे इनिशियल। अब जैसे जैसे स्टडी बढ़ती गई, मैपिंग होती गई अर्थ की क्रस्ट की, हमारे पास एन नंबर ऑफ सिनेरियोज या सिचुएशंस को जब हमने स्टडी किया तो उसके बाद ये पता चला कि जो एक्सटेंशनल लो एंगल फॉल्ट्स हैं वो हमारी एक्सटेंशन रेजीम में भी खाली बहुत बनती है। जरूरी नहीं है कि कंट्रैक्शन रेजीम में ही बने, हमारी एक्सटेंशन रेजीम में भी लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट्स जो है वो बहुत कॉमन है। तो इवन दो जो हमारे मेजॉरिटी नॉर्मल फॉल्ट्स हैं वो हाई एंगल फॉल्ट ही रहते हैं ना एक्सटेंशन रेजीम में, बट लो एंगल भी है। और लो एंगल फॉल्ट जैसे मैंने अभी बात की वो रिजिड या सॉफ्ट रोटेशन की, मतलब रिजिड रोटेशन के कारण बनेंगे। जो हाई एंगल है उन्हीं की रोटेशन के कारण जो है वो लो एंगल भी बन सकते हैं। ठीक है, अब इस पे आपने देखा होगा नंबर वन हो गए रोटेटेड फॉल्ट्स। अब समझ तो आ गई होगी। जैसे रोटेशन हमने पिछली फिगर में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये रोटेशन टिपिकली एक्सप्लेन हो रही है बी और सी में। जो लेफ्ट साइड में आपकी फिगर है ना, आप बी और सी में ये देखो इंडिविजुअली ब्लॉक कितना रोटेट हो गया। या इससे पीछे भी अगर मैं जाऊं, इस फिगर में भी आपको रोटेशन है बी सी डी में। आप देख लो जो राइट वाली आपकी फिगर है, आप ए वाला फॉल्ट देखो जिसका नाम ए रखा है, फिर इसमें देखो फॉल्ट प्लेन कैसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि इस रोटेशन के कारण जो है फॉर्म बनता है। उसमें आपने ये देखा ब्लू कलर की लेयर, ब्लू कलर की लाइन से पहले बाद में रेड की हो गई, तो कितनी ज्यादा रोटेशन आ गई है इसमें। ठीक है ना। तो अब रोटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहते हैं, एक आइसोस्टेसी का कारण आता है कि ये रोटेशन फॉल्ट होते बनते क्यों है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। तो इसमें क्या है कि हम इंटायर क्रस्ट का स्केल देखते हैं। तो 1980s में क्या हुआ था ना, एक मॉडल की बहुत पॉपुलैरिटी हो गई। ठीक है, उस पॉपुलैरिटी हुई जो आपके सामने राइट पे शायद फिगर भी है, इसमें भी हम देख सकते हैं वो। तो इसमें क्या कहते हैं कि ये मॉडल का प्रिंसिपल ये था कि एक लिस्ट्रिक नॉर्मल फॉल्ट बनेगा अपर क्रस्ट में। अपर क्रस्ट में क्योंकि अपर क्रस्ट को हम ब्रिटल मानते हैं, लोअर क्रस्ट को हम प्लास्टिक या डक्टाइल मानते हैं, क्रस्ट के जो नीचे क्योंकि वो मोबाइल रहता है। ठीक है, तो ये है। और दूसरा है हैंगिंग वॉल और फुटबॉल में, हैंगिंग वॉल वर्सेस फुटबॉल। अब यूजुअली ये माना जाता है ना कि नहीं, हैंगिंग वॉल फुटबॉल के बारे में हम बाद में जाएंगे कि अपर प्लेट को हम फुटबॉल कहेंगे और लोअर प्लेट को हम हैंगिंग वॉल को अपर प्लेट कहेंगे, लोअर प्लेट को हम फुटबॉल कहते हैं इस कंटेक्स्ट में। तो इसमें यही है कि जो स्टीपेस्ट फॉल्ट होगा ना, जो सबसे तेज है वो यंगर है, वो एक्टिव है। तो और बाद में क्या है, जो पुराने वाले होते हैं उनकी इनएक्टिवेशन हो जाती है। वो इनएक्टिवेशन का कारण क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुराने वाले इनएक्टिवेट होकर नए बनाएंगे। इनएक्टिवेशन का कारण ये है कि एक तो अपलिफ्ट आता है आइसोस्टेरी के कारण, इस लेवल तक वो अपलिफ्ट आ जाता है कि मैकेनिकली जहां पे फिजिबल नहीं रहता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उस फॉल्ट को बंद होके अब एंगल इतना ज्यादा बढ़ गया कि नया फॉल्ट बन जाए और स्ट्रेस उसके कारण या स्ट्रेन जो है, जो इफेक्ट है वो नए फॉल्ट के कारण हो सकता है। ठीक है, ये रोटेटेड नॉर्मल फॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रोलिंग हिंजेस एंड मेटामॉर्फिक कोर कम्प्लेक्स। मेटामॉर्फिक कोर कम्प्लेक्स क्या है? मेटामॉर्फिक कोर कम्प्लेक्स कंसिस्ट्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स exposed in a window and separated from overlying faulted non or very low grade metamorphic rocks by an extensional detachment. ठीक है, अब जो है देखो जैसे हमने बात करी अभी, ये राइट साइड में आप फिगर देख लो। ठीक है, अपर प्लेट लोअर प्लेट, जो मैंने अभी आपको कहा अपर प्लेट हम उसको कहेंगे कि जो आपकी हैंगिंग वॉल है, लोअर प्लेट आपकी जो फिगर नंबर ए है, राइट साइड में वर्टिकल वाली जो है लोअर प्लेट आपकी आ गई फुटबॉल। ठीक है, अब इसमें आप देख लो आहिस्ता आहिस्ता क्या है, डोमिंग हो रही है नीचे से पुश होके ना, एक डोम बन रहा है। सो ये इनिशियल हो रहा है रिफ्टिंग का
बनने की चल रहा है, मतलब इरोजन भी हो रही है, मोहो भी एलिवेट हो गया। आप मोहो देख लो, नीचे मोहो में भी एलिवेशन आ गई है, ठीक है ना। तो इससे क्या, अगर आप देखोगे कि वर्टिकल शेयर भी हो रहा है फुटवॉल पे, ठीक है, तो बाद में क्या होता है, इरोजन के कारण जो है सारा इरोड होके नीचे से जो है रॉक जो है, जो जिसके ऊपर इतनी मूवमेंट हो रही थी, या उसके कारण जो है वो मेटामॉर्फोज हो गई है या वो ब्रिटल हो गई, तो उसमें वो कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो इससे क्या कहता है कि हमारा जो इरोजन के कारण जो है बाद में मेटामॉर्फिक कोर कम्प्लेक्स जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखेंगे क्रिस्टल फ्लेक्चर को, आप देखो इसमें दबाव कैसे लग रहा है। पहले तो नॉर्मल दोनों हॉरिजॉन्टल थे, फिर डोम बन के इस पे शेयरिंग हो रही है फ्लेक्चर, एक रॉक जो है वो खिसक रही है लेफ्ट की तरफ। तो अगर आप देखोगे तो ये जो हिंज जोन है ना, वो लग रहा है ऐसे कि वो मूव हो रहा है या रोल हो रहा है, किसमें, हैंगिंग वॉल की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं, इस इफेक्ट को हम कहते हैं, मतलब जो बनता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सटेंशनल डेवलपमेंट। सो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं रोलिंग हिंज मॉडल। तो रोलिंग हिंज वर्ड यहीं से आया कि जहां पे आप क्रिस्टल फ्लेक्चर देखोगे तो हैंगिंग वॉल की तरफ हमें ऐसा लगता है कि जो हिंजेस हैं आपकी वो मूव कर रही हैं या रोल कर रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका एक्टिव लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट। एक्टिव का मतलब हो गया जहां पे मूवमेंट है। अब जैसे हम कह रहे थे कि नॉर्मल फॉल्ट्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, ठीक है, लॉकअप होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं जब उनकी डिप कम हो जाती है, ठीक है। बट हमारे पास नेचर में कुछ ऐसे लो एंगल फॉल्ट्स मिले ना जिनमें साइस्मिटी, हम हमें एक्टिव कैसे पता चलता है कि फॉल्ट है, जब उस स्केल पे हमारे यहाँ पे मूवमेंट हो रही है ना, तो माइक्रो साइस्मिसिटी जिसको हम कहते हैं, मतलब थोड़े थोड़े से साइस्मिक ट्रेमर्स आने लगेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये एक्टिव है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी मतलब बहुत सारी ओरोजेनी के या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन्स जहां पे हो रहे हैं, वहां पे हमें बहुत सारे ऐसे लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट मिलते हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रैंप फ्लैट रैंप ज्योमेट्री। ये हमने फोल्ड्स में भी पढ़ा है, राइट साइड पे छोटी सी आपकी फिगर है, आप देख लो, रैप फ्लैट, सेम वैसे ही इम्ब्रिकेशन पैन भी बना है, ठीक है। रूट फॉल्ट है, हॉर्सेस हैं, और सोल फॉल्ट, और वो है, तो इसको हम एक्सटेंशनल डुप्लेक्स कहेंगे, जिसमें हमारा रूट फॉल्ट, हॉर्सेस, रैंप और सोल फॉल्ट भी है, और पीछे लेफ्ट साइड पे आपका इम्ब्रिकेशन फैन है, मतलब बिल्कुल एज सच इसमें भी वो ज्योमेट्री हमें मिलती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब रिफ्टिंग होती है। रिफ्टिंग क्या हो गया, रिफ्ट, किसी के बीच में रिफ्ट पैदा करना, मतलब उनके बीच में दूरी पैदा करना। तो यही सामने आप देख लो, रिफ्टिंग कैसे होती है, व्हेन क्रस्ट इज पुल्ड अपार्ट बाय टेक्टोनिक फोर्सेस, ठीक है। अब इसमें हमारी दो किस्म की रिफ्टिंग मिलती है, एक्टिव रिफ्टिंग मॉडल है, मतलब मॉडल्स हैं, और दूसरा पैसिव रिफ्टिंग मॉडल्स। एक्टिव रिफ्टिंग मॉडल वो हो गया कि जिसमें रिफ्ट इज जनरेटेड बाय राइजिंग हॉट मेंटल प्ल्यूम्स, मतलब नीचे से हॉट मेंटल प्ल्यूम्स हो रहे हैं, उन्होंने डोम बनाया, तो जबरदस्ती रिफ्टिंग चालू हो रही है, दिस इज एक्टिव, मतलब दैट मेंटल प्लूम इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन काउजिंग रिफ्टिंग ऑफ द क्रस्ट। फिर दूसरा आता है पैसिव रिफ्टिंग। पैसिव रिफ्टिंग में कुछ नहीं है, बस फार फील्ड स्ट्रेसेस रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स, when they are in play, when they are responsible for any sort of rifting, then we will call it as passive rifting model, ठीक है। अब सामने आप देखो तीन स्टेजेस हैं रिफ्ट डेवलपमेंट की। सबसे नंबर वन इज, लेफ्ट साइड में फिगर है, अर्ली एक्सटेंशन क्रिएटिंग और रिजुविनेटिंग डीप गोइंग फ्रैक्चर्स। रिजुविनेटिंग हो गया, दोबारा एक्टिवेट हो गए या रीएक्टिवेट हो गए। जो पहले के ऑलरेडी हमने जैसे कहा कि आइसोट्रोपिक कंडीशंस कभी नहीं होती, रॉक्स में अनाइसोट्रोपिक कंडीशंस हैं, प्री एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर्स होंगे, तो उसके ही अलोंग जो है हमारी रिफ्टिंग स्टार्ट होती है। अब अर्ली एक्सटेंशन हो गई है, यहाँ पे स्ट्रेन इस स्टेज में बहुत कम है, और मैग्मा जो है थोड़ा बहुत लोकली जो आके नीचे फिट होके डाइक्स वगैरह बना रहा है, ठीक है। फिर देन इज योर नंबर बी। नंबर बी स्ट्रेचिंग फेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसी फेज में जो है स्ट्रेचिंग हो रही है, और आप देख लो क्रस्ट की थिनिंग भी हो रही है, और साथ साथ में मेजर फॉल्ट कम्प्लेक्सेस भी बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है पोस्ट ड्रिफ्ट। पोस्ट ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, सब्सिडेंस हो गई, क्योंकि अब दोबारा से ठंडा हो गया, अब सेडिमेंटेशन हो गई है, अब कंपेक्शनल फॉल्ट्स भी बन रहे हैं। अब सिन ड्रिफ्ट, पोस्ट ड्रिफ्ट क्या रहता है, अब खाली ऐसा ही तो रहेगा नहीं, रिफ्टिंग रिफ्टिंग के साथ साथ नेचर में हमारे यहाँ रहता है कि सेडिमेंटेशन भी हो रही है। तो वो सेडिमेंटेशन कब हो रही है, अगर सेडिमेंटेशन का सीक्वेंस जो है वो उस एक्सटेंशन से पहले का डिपॉजिटेड है, तो उसे हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो सेडिमेंट्री है दैट इज प्री रिफ्ट सीक्वेंस।
Then if sedimentation is being or a sediment is deposited during rifting भी चालू है, और वो भी क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में नेचर में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एक साथ चल रहे होते हैं, तो उसको हम कहेंगे सिन रिफ्ट। अगर हमारी सेडिमेंटेशन इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग रिफ्टिंग एंड इफ द सीक्वेंस इज कंट्रोल्ड, मतलब पोस्ट रिफ्ट में क्या होता है कि जितना भी अब बन चुका है उसमें एक तो ज्योमेट्री जो है फॉल्ट ब्लॉक्स की वो, और थर्मल सब्सिडेंस जो है वो होगी, क्योंकि अब रिफ्टिंग खत्म हो चुकी है, पोस्ट रिफ्टिंग ये सब होने के चांसेस हैं। तो फिर हम बात करते हैं हाफ ग्रामन और अकोमोडेशन जोन्स की, जो आपकी राइट साइड पे फिगर है, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक रिफ्ट जो हमने लेफ्ट साइड पे एग्जांपल पढ़ी है, किस्म की सिमेट्रिक रिफ्ट की एग्जांपल है, तो ये बहुत रेयर होती है, ठीक है। मोस्ट रिफ्ट्स में क्या रहता है, एक मास्टर फॉल्ट रहता है, ठीक है, एक तरफ पे। तो ऐसे ऐसे अगर हम उस रिफ्ट के अलोंग चलते रहे तो हम देखेंगे कि अब ये मास्टर फॉल्ट जो है इसने लोकेशन जो है फ्लिप कर दी एक तरफ से दूसरी तरफ। अब आप जैसे यहाँ सामने फिगर में देखो तो हमारे पास ना हाफ मून टाइप के मास्टर फॉल्ट्स मिलते हैं। आप ये देखो, ए बी और सी एक ही मास्टर फॉल्ट है, बट अपनी ये डायरेक्शन फ्लिप कर रहा है, आधे आधे चांद की तरह ये शेप दे रहा है, ठीक है ना। नंबर वन, दिस इज ये आपका हाफ ग्रेबन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा। हॉस्ट इज एनी स्ट्रक्चरल हाई एंड ग्रेबन इज स्ट्रक्चरल लो। तो अब इन्हीं के आगे वाले जो एरिया है इसको कभी कभी हम अकोमोडेशन जोन भी रेफर करते हैं, जिसमें हॉर्स्ट भी होगा और ग्रेबन भी होगा, जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपके सामने ये एग्जांपल है। फिर उसके बाद आता है हमारा, लेट्स टॉक अबाउट प्योर शेयर एंड सिंपल शेयर मॉडल्स, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन हम कॉन्टिनेंटल एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्योर शेयर मॉडल को मैकेंजी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि बेस्ड अपॉन द ऑथर जिसने वो मॉडल जो है वो प्रपोज किया था। फिर उसके बाद सिंपल शेयर को हम वर्निके मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, द क्रस्ट में बी थिन्ड सिमेट्रिकली एंड यूनिफॉर्मली बाय ओवरऑल प्योर शेयर। जब प्योर शेयर होगा तो हमारे में थिनिंग जो है क्रस्ट की वो सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्मली होती है, या तो फिर वो एसिमेट्रिकली भी हो सकती है जो कि मोर लोकलाइज है, जिसमें कंट्रोलिंग शेयर जोन बनेगा। तो यही फर्क है प्योर और सिंपल शेयर। सिंपल शेयर में हमारा शेयर जोन बनेगा, प्योर में हमारी सिमेट्रिक रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही जो सामने लिखा द प्योर शेयर मॉडल जो ऊपर है लेफ्ट साइड में आपकी फिगर है, वी हैव सिमेट्रिक विद मैक्सिमम हीट अंडरनीथ एंड मिडल ऑफ द रिफ्ट। और दूसरे सिंपल शेयर में आप देखो एक हमारा लो एंगल शेयर जोन बना है, मतलब एक डिटैचमेंट बन रहा है, और जो एसिमेट्रिक है, जो सिमेट्रिक नहीं है, और इसमें हीट का भी देखो आप क्या रोल है। हीट वहां पे बिल्कुल रिफ्टिंग के बीचों बीच है, और यहाँ पे हीट थोड़ी सी खिसकी हुई है टुवर्ड्स द राइट साइड। अब प्योर शेयर मॉडल में क्या होता है कि इंडिविजुअल फॉल्ट्स हैं वो सिमेट्रिक थिनिंग करेंगे क्रस्ट की, ओवरऑल स्ट्रेन जो है वो प्योर शेयर का रहता है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन के साथ वर्टिकल थिनिंग भी हो रही है, ठीक है ना। और लोअर क्रस्ट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है और अपर क्रस्ट में ब्रिटल हो रही है। सो दिस इज फॉर प्योर शेयर मॉडल। सिंपल शेयर मॉडल में वैसा ही एसिमेट्रिक रिफ्ट हो रही है, जिसमें एक डिपिंग डिटैचमेंट जो है वो उसे कंट्रोल कर रहा है, और एक शेयर जोन है जो कि उस क्रस्ट को और इवन नीचे पूरे लिथोस्फेयर को भी पॉसिबली जो है वो पूरा कट कर रहा है, और हीट भी डिफरेंट है। ये दो फर्क था प्योर और सिंपल शेयर मॉडल्स में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पैसिव मार्जिन्स एंड ओशियानिक रिफ्ट्स की। तो अब कॉन्टिनेंटल रिफ्ट में है कि अगर बहुत ज्यादा मतलब बहुत दूर तक उसकी एक्सटेंशन हो रही है, तो फिर पूरा का पूरा क्रस्ट जो है वो टूट जाएगा, और एक ओशियानिक क्रस्ट के साथ उसकी रिप्लेसमेंट होगी। तो फिर क्या होता है, एक पैसिव मार्जिन दोनों साइड पे बनेगा उस रिफ्ट के, ठीक है, जो कि अब ओशियनिक क्रस्ट में लोकेट है। अब इसी पैसिव मार्जिन की जो क्रॉस सेक्शंस हैं इन्होंने दिखाया टिपिकली रोटेटेड फॉल्ट्स हमारे पास मिलते हैं, जो कि ओशन वर्ल्ड डिपिंग नॉर्मल फॉल्ट्स से बने हुए हैं, और फ्लैट या टर्मिनेट हो जाते हैं जब वो बेस पे आते हैं, यानी ब्रिटल अपर क्रस्ट के बेस पे। तो इसी में आप सामने ये एग्जांपल देखो, आपके ये है ग्रेविटी ड्रिवन जो है सिन सेडिमेंट्री एक्सटेंशन हो रही है यहाँ पे टुवर्ड्स द ओशन, जो है यहाँ पे ये फॉल्ट्स जो हैं वो डिप कर रहे हैं। तो अब जो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक रिफ्ट्स हैं दोनों में फर्क है, क्या है, एक तो ओशनिक रिफ्ट में एक्सटेंसिवली मैग्मा की एडिशन होती है नीचे से, और हीट हीट भी उसमें जो है
प्रॉपर रोल करती है, क्योंकि जब मैग्मा आएगा तो उसके साथ साथ हीट भी आनी एविडेंट है। ठीक है, अब आप सामने ये देखो कि यहाँ पे फॉल्ट ब्लॉक्स जो है वीकर लेयर सॉर्ट लेयर के ऊपर जो है वो स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। So now next move to the orogenic extension and orogenic collapse। ठीक है, ओरोजिनी जैसे मैंने आपको बताया था माउंटेन बिल्डिंग, उसके कारण भी एक्सटेंशन होती है, उसके कारण जो कोलैप्स होगा उसके सामने। सो आई वांट यू टू लुक एट द फिगर ऑन द एक्सट्रीम राइट, जो आपके एक्सट्रीम राइट है। ठीक है ना। तो अभी हम जो एक्सटेंशन जो हम बात कर रहे थे ना, वो खाली रिफ्टिंग और पैसिव मार्जिन के ऊपर नहीं मतलब लिमिटेड रहती है। ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक जो ओरोजेनी है, ओरोजेनी से पहले एक डाइवर्जेंट रेजीम होगा। ठीक है, उस डाइवर्जेंट रेजीम के ऊपर जो है मतलब ये सॉरी डाइवर्जेंट रेजीम के नहीं होगा, मतलब व्हाट आई वांटेड टू से इज कि वो लिमिटेड नहीं रहती है राफ्टिंग और पैसिव मार्जिन्स को। तो अगर हम हिमालयन ओरोजेनी के बारे में बात करें, तो एक ओशन का फ्लोर था बीच में दो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन के पहले। ठीक है, वो ओशन फ्लोर खत्म हुआ, फिर बाद में जो है हमारा कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ है। ठीक है, अब ये सामने आप देख लो, ये अलग अलग मॉडल्स हैं। नंबर वन जो है एक जो है इसमें आइलैंड आर्क या बैक आर्क बनते हैं, जिसको हम पोस्ट प्री कोलिजनल भी कहते हैं। मतलब अभी जो पिंक कलर की जो है आपके ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, जो ग्रीन वाला है वो ओशनिक क्रस्ट है। एक्सट्रीम राइट में नंबर ए फिगर में जो कह रहा हूँ। तो आप इमेजिन करो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना, अभी काफी दूर है, बीच में हमारा ओशनिक क्रस्ट अभी भी है। तो उस केस में हमारा बैक आर्क बनेगा, तो इसलिए हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी और क्रस्ट में एक्सटेंशन होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर ये। फिर आप देखो बी में अब ओरोजनी हो रही है, मतलब ओरोजनी के कारण एक एक्सटेंशन जो है, ये रेड एरो से आपको एक्सटेंशन दिखाई है। राइट साइड में आपका फोरलैंड है और फिर लेफ्ट साइड में आपका हिंटरलैंड है। यहाँ पे एक अनस्टेबल वेज बना और वेज के कारण फॉल्टिंग भी यहाँ पे चालू हो गई। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन अब डाइवर्जेंट हिस्ट्री हमने बात करी कि उसमें ओरोजेनिक बेल्ट में ना जो सेंस ऑफ मूवमेंट होती है बेसल थ्रस्ट की, ये हमेशा फोरलैंड की तरफ रहती है। बट एक क्या क्या होता है कि कभी कभी जब ओरोजेनी होनी है तो एक बार क्या होता है, ये शेयर का जो सेंस है ना ये रिवर्स होगा कब, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कोलिजन जोन। और अब जो है ओरोजेनी जो है काइनेमेटिकली एक डाइवर्जेंट और पोस्ट ओरोजेनिक स्टेज पे आ गई है। मतलब कहने का मतलब आप इसी फिगर में राइट वाली में सबसे लास्ट देखो, ओरोजेनी हो गई है। अब जो है एक्चुअली में क्या डाइवर्जेंट हो रही है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ टकरा रही है। बट कहने का मतलब यह है कि उस डाइवर्जेंट सिनेरियो में भी जब ओरोजेनी बन गई उसके बाद हमारी एक्सटेंशन चालू हो जाती है, जो आपकी फिगर में राइट में थी, राइट में दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट ओरोजेनिक एक्सटेंशन, या फिर अब ये मैं वो अलग में चला गया। ओरोजेनिक एक्सटेंशन में अब ओरोजेनिक कोलैप्स की हम बात करते हैं। ओरोजेनिक कोलैप्स में आप देखो लेफ्ट साइड पे क्या है, दो क्रसल प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो एक सबसाइड होकर कूल और डेंस बना रही है। ठीक है, ये इतनी डेंस हो जाती है, हैवी हो जाती है कि ये अपने आप को इसके साथ डिटैच कर लेगी। तो इसी को हम डीलैमिनेशन मॉडल कहते हैं, जो कि एक ओरोजेनिक कोलैप्स कर रहा है। फिर उसके बाद ओरोजेनिक रूट कोलैप्स भी इसे बोलते हैं। रूट कोलैप्स आ गया आपका, जो एक्सट्रीम राइट पे फिगर है बॉटम पे, आप देखो रूट वापस से जो है वो स्ट्रेट होने लगा है, मतलब हॉरिजॉन्टल होने लगा है। ठीक है, तो इसमें आप लेफ्ट साइड एक्सट्रीम लेफ्ट वाली फिगर पे वापस आओ, इस पे फोकस करो। कोल्ड एंड डेंस लवर रूट पुल्स डाउन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, एंड नंबर बी इज डीलैमिनेशन एंड डिसेंट ऑफ डेंस रूट बाय डीलैमिनेशन काजिंग अपवर्ड कोलैप्स। आप देख रहे हो ये अपवर्ड कोलैप्स अलग हो गए, वो ऊपर वाले की तरफ अब कोलैप्स हो रहा है, उसमें अपलिफ्टमेंट हो रही है, कोलैप्स भी हो गया ऊपर की तरफ। अब कोलैप्स खाली नीचे के लिए नहीं, हम ऊपर के लिए इसमें यहाँ पे उस सेंस में इसे देख रहे हैं। तो अपवर्ड कोलैप्स हो रहा है और साथ में अपलिफ्टमेंट भी हो रही है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनिक कोलैप्स की एग्जांपल थी। तो सेंटर में जो है ये एक मॉडल है मेजर नॉर्मल फॉल्ट का। इसमें देखो आप एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का, इसमें फॉल्टिंग का बताया हुआ कैसे एमसीटी और एमबीटी बने, मतलब मेन सेंट्रल फॉल्ट एंड मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर नॉर्मल फॉल्ट कैसे उसको ओवरलेन कर रहा है, तो ये एक उसका मॉडल है उसके बारे में। फिर ये लास्ट है, हमारी बात हो रही थी पोस्ट ओरिजिनिक एक्सटेंशन की। पोस्ट ओरिजिनिक एक्सटेंशन राइट साइड में आप देखो, पहले थ्रस्टिंग हो रही है एरोज के शेप पे, देखो उसके कारण हमारे थ्रस्ट नैपीज बन गए। ठीक है, देन वी हैव अपलिफ्टमेंट एंड देन बैक स्लाइडिंग एंड नाउ कम टू सी। सी में आप देखो एक्सटेंशनल एक शेयर जोन बना है,
जो कि पहले के फॉल्ट्स को बनाए हुए को भी काट रहा है। सो ये डिपिंग एक्सटेंशनल शेयर जोन हम कहते हैं इसको। अभी हम शेयर जोन्स के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप देखो यहाँ पे दोनों एरोज की डायरेक्शन देख लो, अलग अलग है। सो दिस इज एक्सटेंशन गोइंग ऑन इन पोस्ट ओरोजेनिक सिनेरियो। ठीक है, अब इसी के कारण हमारे पास लो एंगल फॉल्ट्स भी बन रहे हैं। तो अब हिंटरलैंड डिपिंग शेयर जोन्स हैं वो भी बन रहे हैं। मतलब जो आपकी सी में है हिंटरलैंड डिपिंग शेयर जोन्स एंड फॉल्ट्स दैट कट बोथ द थ्रस्ट और बेसमेंट दोनों को काट रहे हैं। ठीक है, बस ये इतना सा ही था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। तो क्वेश्चन से पहले लेट्स टॉक अबाउट, अब हम समरी की बात करते हैं कि आज की क्लास में हमने सीखा क्या। ठीक है, टोटल समराइज करते हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ध्यान से सुनना एक बार फिर से। Extensional deformation structures in the form of normal faults and shear zones or detachments are extremely common in many tectonic settings and also in non-tectonic settings जिसमें gravitational sliding भी आती है। ठीक है, ये चीजें क्या करती हैं? दे कंट्रोल रिफ्ट स्ट्रक्चर्स, पोस्ट कंट्रैक्शनल चेंजेस ऑफ माउंटेन बेल्ट साइकिल्स एंड आर आल्सो इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ओरिजिनिंग। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं नीचे अब देखो एक्सटेंशनल स्ट्रक्चर्स में क्या है। नंबर वन, एक्सटेंशन फॉल्ट्स आर दोज फॉल्ट्स that extend a reference surface, typically the surface of the crust or bedding for smaller faults। मतलब एक्सटेंड हो रहा है रेफरेंस सरफेस, चाहे वो आप सरफेस ले लो क्रस्ट का, या फिर अगर हम स्मॉलर फॉल्ट्स की बात करें तो एक बेडिंग की लेयर को हम फोकस कर सकते हैं। So second is your several large scale extensional fault systems can be modeled by means of the soft domino model। अब soft domino model क्या, हमने अभी rigid domino model पढ़ा। soft domino model वही है जिसमें individual जो ब्लॉक है उसके अंदर स्ट्रेन होगा, which allows for block internal strain, जिसमें ब्लॉक इंटरनल में भी स्ट्रेन, क्योंकि रिजिड जो है वो खाली थियोरेटिकली है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, वैसा रिजिड मॉडल बना नहीं है और हमने पहली क्लास में भी शायद पढ़ा था ऐसा। पॉइंट नंबर 3 इज डिपिंग डिटैचमेंट। वो जो सबडक्शन जोन है उसको डिपिंग डिटैचमेंट कह रहा है। डिपिंग डिटैचमेंट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्मली रोटेटेड फॉल्ट ब्लॉक्स, जिनको हम डोमिनो सिस्टम्स कहते हैं। डोमिनो सिस्टम्स किसके कारण है? डिपिंग डिटैचमेंट। और मैंने क्या कहा था डिपिंग डिटैचमेंट के बारे में? नीचे सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में हमारे पास कोई सॉफ्ट लेयर होनी चाहिए ताकि वो उसको एब्जॉर्ब करे। Then point number 4, much like contractional faults, extensional faults can form imbrication zones, duplexes and flat ramp flat geometries। ठीक है, समझ में आ गया? And then a metamorphic core complex consists of metamorphic rocks exposed in a window and separated from overlying faulted non or very low grade metamorphic rocks by an extensional detachment। ये अभी हमने समझा, अपलिफ्टमेंट होगी, इरोजन होगी, तो उसके नीचे जो रॉक्स हैं, जो लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगी और सेपरेट भी हो जाएंगी। ठीक है, then next point is there is a systematic relationship between the number of faults relative to the large faults in many extensional fault populations। ठीक है, फिर है once established such relationships can be used to estimate the number and density of faults beyond the resolution of a data sets। ठीक है, extensional faults and detachments are commonly found in orogens and form both during and after the collisional history। ठीक है, वो जो हम लास्ट में हमने पोस्ट ओरिजिनी एक्सटेंशन पढ़ी। Syn convergent gravitational collapse of the central part of collision zone can cause extension of the hinterland and thrusting towards the foreland। ठीक है, फिर है post convergent extension commonly occurs by reactivation of thrusts as extensional detachments। ओके, तो ये समरी थी आज की क्लास की, जो हमने पॉइंट्स जो मेन मेन जो है ये इतने सीखे। होप आप सब लोग को ये समझ में आया होगा। So reference for today's topic is again structural geology by Hakan Fossen। So if you have any questions, you can ask me.